हेलो फ्रेंड्स। यूपीएससी के एग्ज़ाम के तीनों स्टेज में आपका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तीनों स्टेज को देखें तो मुझे पर्सनली जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग और सबसे ह्यूमंगस टास्क लगता है वो प्रीलिम्स क्वालिफाई करना लगता है। मेरा तीनों बार प्रीलिम्स बहुत अच्छे मार्जिन से क्वालिफाई हुआ है, बट चूंकि प्रीलिम्स आपका एलिमिनेशन का स्टेज है, 98% लोग यहाँ पे बाहर हो जाते हैं। देखिए, प्रीलिम्स और मेंस का जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि प्रीलिम्स में आपको वाइड एरिया कवर करना होता है, बहुत डीप नहीं जाना होता है, बट आपका जो होराइजन है काफ़ी वाइड होना चाहिए। बट वहीं हम मेंस की बात करें तो मेंस में आपको कुछ सेलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है और मोटा मोटा लोगों को पता होता है कि मेंस में कहाँ से टॉपिक आ सकते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेंस में आपको थोड़ा डीप जाना होता है, थोड़ा एनालाइज करना होता है, बट प्रीलिम्स में जितना ज़्यादा वाइड हो सके आपको कवर करना है। आप देखते होंगे कई लोग ऐसे हैं कि प्रीलिम्स एक बार भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। कहीं मैंने डेटा पढ़ा था जिसमें ये लिखा था कि 94 to 95% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक बार भी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए। बट वहीं आप इसका फ्लिप साइड देखोगे तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बार बार प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, चाहे उनको 20 दिन मिले, 25 दिन मिले, 1 महीना मिले, बट उनका प्री क्वालिफाई हो जाता है। क्योंकि अब आप प्री के नेचर को देखोगे तो सिर्फ आपके नॉलेज पे चीज़ें डिपेंड नहीं करेंगी कि आप प्री क्वालिफाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उसके अलावा भी हज़ारों फैक्टर होता है। इस वीडियो में हम प्री को लेके काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहले हम पिछले 5 साल का ट्रेंड एनालाइज करेंगे, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे। इसके बाद जो प्री में कट ऑफ लगातार लो हो रही है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा थर्ड टॉपिक है जो कि है प्री के लिए क्या ब्रह्मास्त्र है जो कि यूज़ कर सकते हैं आप। और लास्ट हमारा कोर एरिया है जहाँ से आप देखोगे तो अमूमन 90 से 95% क्वेश्चन आते हैं। उन एरिया को ही आपको अच्छे से टारगेट करना होता है। देखिए, बहुत चीज़ें आपको नहीं पढ़नी होंगी। जिस एरिया से क्वेश्चन आता है, जो एरिया बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, आप उसको प्रिपेयर करके जाओगे तो बहुत आराम से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लोगे। और ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने 3 बार प्रीलिम्स काफ़ी कंफर्टेबल मार्जिन से क्वालिफाई किया है। आप ये मेरा मार्क्स देख सकते हो। मैंने 2021 प्री में 110 मार्क्स स्कोर किया था और यहाँ कट ऑफ शायद 87 पॉइंट कुछ गया था, तो काफ़ी कंफर्टेबल मार्जिन से मेरा क्वालिफाई हो गया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीलिम्स के ट्रेंड्स की कि किस ईयर से कितने क्वेश्चन आए थे। आप ये देख सकते हो, पिछले 5 साल का ट्रेंड है 2018 से लेकर 2022 तक का। सबसे पहले हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो 2018 में 21 क्वेश्चन आए थे और 19 में आपके 15 आए थे, 22 में आप देख सकते हो 16 क्वेश्चन आए थे। ऑन एवरेज बात करो तो आपको 18 से 20 क्वेश्चन हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से मिलेंगे। इसके बाद एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो एनवायरनमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के लिए। और आजकल एनवायरनमेंट बहुत टफ दे रहा है, खासकर एनवायरनमेंट को छोड़ के जो एग्रीकल्चर पोर्शन है वो बहुत टफ आ जा रहा है। बिकॉज 2013 से आईएफओस का जो प्रीलिम्स है वो आईएएस के साथ मैच कर दिया गया है। तो जो एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस हो गए या फिर एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस हो गए तो उनकी टफनेस लेवल धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इसमें आप देखोगे तो एवरेज 20 से 22 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पॉलिटी एक काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर इसमें आपको 13 से 14 क्वेश्चन आ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ने के बाद आप आराम से 9 से 10 क्वेश्चन निकाल लेंगे। इसके बाद इकोनॉमिक्स और स्कीम की बात करें तो यहाँ भी आपको 20 से 22 क्वेश्चन ऑन एवरेज मिलेंगे हर ईयर। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी का वेटेज कम है, बट 2022 में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। तो ऑन एवरेज बात करें यहाँ पे भी आपको 6 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साइंस एंड टेक की बात करें तो यहाँ पे आपको 10 से 12 क्वेश्चन हर ईयर मिलेंगे। बाकी लास्ट आपका मिसलिनियस हो गया तो यहाँ भी आपको 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें आप 2-3 चीज़ें देख सकते हो। ये टॉप की 4 चीज़ें जो हैं, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, पॉलिटी और इकोनॉमी, इन चारों चीज़ों का मास्टर कर लोगे तो प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के बहुत करीब पहुँच जाओगे। और आपका पहला टारगेट यही होना चाहिए। लोग करंट अफेयर के पीछे बहुत भागते हैं, बट इसके जगह पे वो स्टैटिक पोर्शन थोड़ा अच्छा से प्रिपेयर कर लें तो करंट अफेयर में आपकी डिपेंडेंस इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। बिकॉज करंट अफेयर जो है ना बहुत ज़्यादा वास्ट है और आजकल यूपीएससी करंट अफेयर की जगह कंटेम्प्रेरी अफेयर्स ज़्यादा पूछ रहा है। 2 साल 2.5 साल पुराने क्वेश्चंस पूछ रहा है तो वो क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हो। मान लो आप बिगनर हो, आपने तैयारी अभी शुरू की है, तो आप कितने पहले का करंट अफेयर पढ़ोगे? बहुत ज़्यादा 1 साल 1.5 साल, आप 2.5-3 साल पीछे नहीं जा सकते हो। और ये फैक्ट है, प्रैक्टिकल है। तो आपका फोकस होना चाहिए कि आपको स्टैटिक और करंट दोनों में बैलेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। आपको अपना 60 to 70% टाइम स्टैटिक को देना होगा, बाकी 30 से 40% टाइम करंट अफेयर को देना होगा। ट्रेंड्स की तो बात हमने कर ली, 21 ईयर कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद आप प्री को एनालाइज करोगे पिछले 4-5 सालों को, तो आप ये देखोगे कि प्री का जो कट ऑफ है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। यहाँ मैंने ग्राफ की मदद से बताने की कोशिश की है। प्री आपका 200 मार्क्स का होता है। 2018 में देखोगे तो प्री का कट ऑफ 98 था, 2019 में भी 98 था, 2020 में कट ऑफ 92.51 हो गया, 2021 में कट ऑफ आपका 87.54 हो गया। अब देखना है कि 2022 में कट ऑफ कितना जाता है, ये ऊपर जाता है या फिर नीचे जाता है। जितना मुझे लगता है कि प्री का कट ऑफ 2022 में भी बहुत ऊपर नहीं जाएगा, 90 ± 2 ही रहेगा।
इसके पीछे देखिए सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि अब प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस हो गए वो वेग होने लगे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो स्टूडेंट हैं या फिर जो लॉट इस वक्त एग्जाम दे रहा है उनका लेवल थोड़ा लो हो गया है। देखिए लेवल पूरा वही है, कॉम्पिटिटिवनेस पूरा वही है, कंपटीशन पूरा हाई हो चुका है। आप इस चीज को इस तरीके से देख सकते हैं कि भले ही प्रीलिम्स का कट ऑफ धीरे धीरे कम हो रहा है, बट वहीं आप मेंस का कट ऑफ देखिए तो मेंस के कट ऑफ में कोई ज्यादा बड़ा चेंज नहीं आया है। मेंस आपका 1750 नंबर का होता है और 2018 में मेंस का कट ऑफ 774 था, 2019 में देखोगे तो 751 था, 2020 में आपको 736 देखने को मिलेगा, 2021 में आपको 745 देखने को मिलेगा और 2022 में भी आसपास वही रहेगा। मतलब आप यूपीएससी को देखोगे तो आपका 1000 प्लस मार्क्स आएगा ना, तो आप ये कह सकते हो कि आपको प्रॉपर आईएएस मिल जाएगा। तो मेंस का कट ऑफ देखने से इतना तो समझ में आता है कि जो एग्जाम दे रहे हैं स्टूडेंट्स उनके नॉलेज के लेवल में कोई गिरावट नहीं हुई है। बट वहीं आप प्रीलिम्स का कट ऑफ देखोगे तो दिन पर दिन गिर रहा है और इसका रीजन जो मैंने बताया है कि पहला ये है कि क्वेश्चन पेपर की वेगनेस बहुत बढ़ गई है। आप एग्रीकल्चर के क्वेश्चन देखोगे तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि मतलब बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं। जो एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन किए वो भी शायद उस क्वेश्चन को ना सॉल्व कर पाए। शुगर केन की फार्मिंग को लेकर क्वेश्चन पूछ लेगा, एनवायरमेंट का क्वेश्चन बहुत ज्यादा वेग पूछता है, कुछ भी रैंडम फैक्ट पूछेगा। कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री के इतने ज्यादा टफ होते हैं कि आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। और पिछले 1-2 साल से भी आप ये देखोगे कि यूपीएससी में भी कुछ क्वेश्चंस डिस्प्यूटेड आ जाते हैं और पिछले साल ही 1-2 क्वेश्चन को डिलीट किया गया था। तो ये सब जो फैक्टर्स हैं इनकी वजह से आपका कट ऑफ बहुत नीचे जा रहा है। इसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो सीसेट का आ गया है। पिछले आप 2-3 साल का पेपर देखोगे तो सीसेट का पेपर इतना ज्यादा इजी नहीं रहा है एज कम्पेयर टू जो पहले का पेपर आता था। मैंने काफी लोगों को देखा है जिन्होंने GS1 में कट ऑफ बहुत ही इजीली क्वालिफाई कर लिया, आराम से उनका 110-120 आया, बट सीसेट क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो ये सारे फैक्टर मिलकर आपके कट ऑफ को डिसाइड करते हैं और कट ऑफ इसी वजह से नीचे जा रहा है। सो जब आपको तैयारी करनी होगी तो इन सारे फैक्टर्स को भी नजर में रखना होगा। जैसे कि सीसेट बहुत लोगों के लिए गले का हड्डी बन गया है, तो आपको सीसेट को उतना एडिक्वेट टाइम देना होगा। अब आप सीसेट को ऐसे लेके नहीं चल सकते हो कि एग्जाम के एक दिन पहले हम पढ़ लिए, देख लिए और हमारा सीसेट क्लियर हो जाएगा। तो सीसेट को आपको टाइम देना होगा। जो वेग क्वेश्चन आते हैं उनको आप छोड़ दीजिए, बट जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, जो इजी क्वेश्चंस हैं, उनको टारगेट करिए। देखिए कट ऑफ हमेशा इजी क्वेश्चंस और मीडियम क्वेश्चंस बनाते हैं, टफ क्वेश्चंस कट ऑफ नहीं बनाते। किसी भी पेपर में आप देखोगे तो आपको 30 से 40 इजी क्वेश्चंस मिलेगा, 20 से 30 आपको मीडियम मिलेगा और बाकी जो बचे हुए रहेंगे वो टफ रहेंगे। और आप कट ऑफ देख रहे हो तो 90-95 के आसपास ही होवर कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो इजी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए प्लस कुछ मीडियम क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए तो कट ऑफ आपका बहुत प्यार से निकल जाएगा। और यही ट्रिक है, यही स्ट्रेटेजी है, यही आपका मास्टर प्लान होना चाहिए एग्जाम में भी और एग्जाम को तैयार करते वक्त भी। हमने ट्रेंड्स की बात कर ली और इसके बाद प्री में कट ऑफ क्यों लो हो रहे हैं इसकी बात कर ली है। इसके बाद तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका है कि प्रीलिम्स के लिए क्या ऐसा चीज है जो कि आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। तो देखिए प्रीलिम्स का जो ब्रह्मास्त्र है वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज कैसे किया जाता है, क्या आपको पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इस पर एक प्रॉपर वीडियो लाऊंगा। अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मास्टर कर लेते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज कर लेते हो तो बहुत इजीली आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। यहाँ मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एग्जांपल लिए हैं आपको ये दिखाने के लिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये 2022 का क्वेश्चन है। यहाँ पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसका सही आंसर है गोल्डन महसीर। आप यहाँ देखिए 2019 का क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको करेक्टली मैच करना था। यहाँ पहला देखिए ब्लू फिन महसीर। अगर आप 2019 का पेपर करके गए होते तो आपको आराम से पता होता कि गोल्डन महसीर जो है वो एक बर्ड नहीं है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे एनालाइज करना होता है। यूपीएससी जब भी अपने ऑप्शंस फ्रेम करती है तो बहुत रैंडम ऑप्शंस नहीं फ्रेम करेगी, कुछ भी डाल देगा। उसके हर ऑप्शन के साथ एक थॉट जुड़ा होता है, एक रीजन जुड़ा होता है। तो जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करिए तो सिर्फ उसका आंसर मत देखिए, आपको उसके हर ऑप्शंस को रीड करना पड़ेगा। इसके बाद 2022 का क्वेश्चन आप देखिए ये वाला, यहाँ पे आपको 4 गैस दी गई है। इसके बाद पूछा है कि एक्सेस ऑफ विच ऑफ द अबव इन एनवायरमेंट कॉज एसी ड्रेन। एसी ड्रेन को लेके पूछा है और सेम टू सेम 2013 में पूछा गया था कि एसी ड्रेन किससे होता है। आराम से इसको करते तो ये भी क्वेश्चन हो जाता आपका। नेक्स्ट आप देखिए सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग चीज, ये क्वेश्चन आपका 2013 में पूछा गया था। इसमें पूछा गया था कि जो डेजर्ट एरिया के प्लांट होते हैं उनके लीव्स के अंदर क्या मॉडिफिकेशन होती है जिससे वो वाटर लॉस को इनहिबिट कर पाए। सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है, वर्ड बाय वर्ड रिपीट हुआ है। यहाँ भी वही चीज पूछा गया था कि जो डेजर्ट एरिया के प्लांट होते हैं उनके लीफ में क्या मॉडिफिकेशन होते हैं। तो आप सिर्फ 2013 में ये क्वेश्चन देख के भी गए होते तो आराम से इस क्वेश्चन को कर लेते। इसके बाद देखिए यहाँ तो कम से कम 5 साल का गैप भी था कि 2013 के बाद 2018 में पूछा गया था।
यहाँ पे देखिए 1 साल का सिर्फ गैप है। 2019 में पूछा गया था ये मनी मल्टीप्लायर को लेकर क्वेश्चन, और सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया था 2021 में। यहाँ पे ऑप्शंस भी सेम है, ऑप्शंस में भी कोई चेंज नहीं किया गया था। तो ये जादू होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने का, और ये बेनिफिट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने का। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हार्ट एंड सोल ऑफ द पेपर है। उसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। चाहे आप करंट अफेयर पढ़िए मत पढ़िए, चाहे आप टेस्ट सीरीज लगाइए मत लगाइए, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है किसी भी हालत में। अगला हम कोर एरिया की बात करते हैं, जहां से आपको 90 से 95% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है ना, प्रीलिम्स में कोई भी चीज़ आप पढ़िए तो उसका इनपुट टू आउटपुट रेशियो देख के पढ़िए। यहाँ पे 4 चीज़ें दी गई हैं, इनका आउटपुट बहुत अच्छा है और आपको इनपुट यहाँ पे बहुत कम देना है। पॉलिटी की बात हो गई, इकोनॉमी हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया। इन चारों पोर्शन का वेटेज देखोगे पेपर में तो 50 से 55 क्वेश्चन है, और इनको अच्छे से मास्टर कर लोगे तो आराम से आपका 40, 42, 45 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बिना किसी रुकावट के। और इतना सॉल्व करते ही आप कट ऑफ के बहुत करीब आ जाते हो। इसके बाद 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जिनका कॉस्ट बेनिफिट बहुत ज़्यादा लो है, मतलब आपको पढ़ना तो है बट उसमें आपको प्रोपोर्शनेट टाइम देना है। अब ऐसा नहीं है कि आर्ट एंड कल्चर देखिए इंपॉर्टेंट है, बट आर्ट एंड कल्चर में ही लगे रहिए। जो आपका मिडिवल इंडिया है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उससे नहीं आता, तो उसको भी आपको पढ़ना है तो 1 या 2 दिन दीजिए, उससे ज़्यादा मत दीजिएगा। एनवायरनमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है प्रीलिम्स के हिसाब से, और एनवायरनमेंट आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना भी है, बट इसका टफनेस जो है पेपर में अब काफ़ी हाई हो चुका है। तो एनवायरनमेंट के आप सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, बट जो इजी क्वेश्चंस हैं जो आपके रेगुलर रिसोर्सेज मिलते हैं उनको आपको गलत नहीं करना है। इसके बाद हम करंट अफेयर की बात करें तो मेरे हिसाब से करंट अफेयर के लिए सिर्फ आपको एक रिसोर्स पकड़ना है। बहुत लोग क्या है कि 2 या 3 रिसोर्स पकड़ते हैं, बट मुझे लगता है कि आप एक रिसोर्स पकड़िए सिर्फ, उससे आपका बेसिक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उससे बाहर क्वेश्चन आएगा तो फिर आपसे भी नहीं होगा और किसी से भी नहीं होगा, उन क्वेश्चन को आपको टारगेट नहीं करना है। बाकी जो आपका टाइम बच रहा है उसको आप स्टैटिक पोर्शन में दीजिए, उस टाइम को आप पॉलिटी में लगाइए, इकोनॉमिक्स में लगाइए, ज्योग्राफी में लगाइए, एनवायरनमेंट में लगाइए, बट 3-4 रिसोर्स पकड़ना कोई बुद्धिमानी नहीं है। इसके पीछे फैक्ट क्या है, मान लीजिए आप पीटी पढ़ रहे हो और इनसाइट का पढ़ रहे हो, तो पीटी इनसाइट में आपको 90% चीज़ें सेम मिलेंगी, बस 10% चीज़ें जो हैं वो थोड़ी अलग होती हैं, और इस 10% के लिए आप पूरी की पूरी नई मैगजीन पढ़ोगे, तो इतना टाइम आप लॉस्ट करना एफर्ट नहीं कर सकते हो जहां पे इतना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। बिकॉज करंट अफेयर का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कोट है ना, द मोर यू नो यू रियलाइज हाउ लेस यू नो, ये अरिस्टोटल साहब ने कहा था। तो वही बात है कि जैसे जैसे आप करंट अफेयर पढ़ते जाओगे आपको पता चलेगा कि यार मुझे ये भी नहीं पता, मुझे ये भी नहीं पता। इसीलिए अपने रिसोर्सेज लिमिटेड रखिए, एक पढ़िए, उसी को बार बार पढ़िए, उससे क्वेश्चन आए तो एटलीस्ट आपके गलत ना हो। अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट आपके हो गए, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, उनमें जो कोर एरिया हैं जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वो एरिया कौन कौन से हैं। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट आपका फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, प्रीएम्बल, ये 4 चैप्टर आप अच्छे से पढ़ जाएंगे क्योंकि हर बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। इसके बाद पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर से हमेशा क्वेश्चन आता है, पार्लियामेंट्री कमेटी से भी क्वेश्चन आता है, और इसमें भी आप ये देखोगे कि कौन से कमेटी में कितने मेंबर हैं, सबसे ज़्यादा मेंबर किस कमेटी में रहते हैं, किस कमेटी को कौन हेड करता है, तो बेसिक चीज़ें जो है ना वही देखोगे। नेक्स्ट जुडिशरी इंपॉर्टेंट है, वो पढ़िएगा। इमरजेंसी प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद आपका हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। लक्ष्मीकांत में इसको आप देखोगे तो 80 से 85 पेज के बीच में ये पूरा का पूरा चैप्टर दिया है, और मैंने इसका 1 पेज में नोट्स प्रिपेयर किया था। आप ये नोट्स देख सकते हो। ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गए, और यहाँ पे पूरा आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया। पढ़ना भी देखिए आपको इसी तरीके से है, क्योंकि क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में ना वो ऐसा ही आता है। कई बार आप भूल जाते हो कि इलेक्शन कमीशन में कितने मेंबर थे, या फिर यूपीएससी के मेंबर कितने होते हैं, कैग का कौन सा आर्टिकल होता है। तो जब भी आप इस चीज़ को टेबुलर फॉर्म में पढ़ोगे चीज़ें आपको याद रहेंगी, प्लस आप कंपेयर कर पाओगे। इसीलिए इस टेबुलर फॉर्म को आप पढ़ लीजिएगा। ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर, कौन कौन से सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं वो देख लीजिएगा, और बाकी क्या क्या चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर में आती हैं वो देख लीजिएगा। हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे मेनली मॉडर्न हिस्ट्री की बात की गई है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का जो वेटेज है अच्छा है। आपके अगर 20 क्वेश्चन हिस्ट्री में आते हैं तो कम से कम 10 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से ही आ जाएंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री आप पहले प्रिपेयर करिएगा, इजी है, स्कोरिंग है। हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्रोनोलॉजी है, हर साल क्वेश्चन इससे आता है। इसके भी नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए हैं, आप ये नोट्स देख सकते हो। हिस्ट्री का ये ईयर है, बाकी ये इंसिडेंट है, किस ईयर क्या हुआ था, क्या सिग्निफिकेंस है। एग्जाम से पहले क्विक ग्लांस करना हो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है ये। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, मात्र 12 पेज का पीडीएफ है। इसके साथ एक और नोट्स है, ये आप देख सकते हो, ये स्पेक्ट्रम के नोट्स हैं। इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं स्पेक्ट्रम की, मान लीजिए आपने स्पेक्ट्रम पढ़ ली है, उसका नोट्स नहीं प्रिपेयर किया है, तो यहाँ से आप उसको देख सकते हो। ये भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। बहुत लोग ये बोल रहे थे कि सर आपके टेलीग्राम चैनल का लिंक काम नहीं करता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि नेट की वजह से काम नहीं कर रहा है। तो आप टेलीग्राम पे जाके IAS PCS पाठशाला सर्च करोगे, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। 40,000 प्लस सब्सक्राइबर है, वही वाला चैनल है।
इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है, जैसे 1857 का हो गया, 61 का हो गया, 1909 का हो गया। तो सारे एक्ट पढ़ लीजिएगा, इसके प्रोविजंस पढ़ लीजिएगा। गवर्नर जनरल जो इंपॉर्टेंट हैं, खासकर 1857 के जो पहले आए हैं उनके वर्क को देख लीजिएगा। इसके बाद सोशल रिलीजियस रिफॉर्म पढ़ लीजिएगा और कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो कि कांग्रेस बनने के पहले आए थे और कांग्रेस बनने के बाद आए थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है बुक्स और न्यूज़पेपर। ये आपको स्पेक्ट्रम के पीछे भी मिल जाएगा और जो मैंने नोट्स आपको दिया है उसमें भी मिल जाएगा। एंशिएंट की बात करें तो जैसा मैंने बताया था कि एंशिएंट पढ़ना है तो आप सबसे पहले बुद्धिज्म पढ़िए, जैनिज्म पढ़िए, बाकी मौर्यन गुप्ता पढ़िएगा, विजयनगर एम्पायर पढ़िएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़िएगा। और मौर्यन गुप्ता में भी आप आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ोगे और इनके एडमिनिस्ट्रेशन कैसे थे ये पढ़ोगे। इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है टर्मिनोलॉजीज। कई बार पूछता है और मैंने इसका ये शेखर बंदोपाध्याय का ग्लॉसरी है, इसका मैंने पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया था, तो टाइम मिले तो उसको पढ़ लीजिएगा। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा ये हेक्टिक लगता है, बहुत ज़्यादा कम्बरसम है इसको कंप्लीट करना, क्योंकि याद करना काफ़ी मुश्किल है। बट एक बार नज़र मार लीजिएगा, 6 पेज है तो हो सकता है एग्जाम में कहीं क्लिक कर जाए। नेक्स्ट हम साइंस एंड टेक की बात करें तो देखिए साइंस एंड टेक में 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहला करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, दूसरा जनरल साइंस इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर आप जहाँ से भी पढ़ो उनमें ये सारे एरिया को आप ध्यान में रखना। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे 3D प्रिंटिंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, 5G हो गया, नैनोटेक हो गया, बायोटेक हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका स्पेस और डिफेंस हो गया। थर्ड आपका बायोलॉजी हो गया। तो बायोलॉजी आप 2 जगह से पढ़ सकते हो। पहला आपका एनसीईआरटी हो गया, और बहुत लोग बोल रहे थे कि सर क्या साइंस की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए। देखिए साइंस की एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा बेसिक है, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी आप पढ़ना चाहते हो साइंस की एनसीईआरटी तो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की मैंने एनसीईआरटी के नोट्स प्रिपेयर किए हैं, उसको पढ़ लीजिएगा। 29 पेज का नोट्स है, तो जो जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं ना वहाँ से आपके हो जाएंगे। इसके साथ ही क्लास 12 की बायो की एनसीईआरटी आती है, उसमें जो लास्ट के 4 चैप्टर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहले भी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है और खासकर यूपीएससी का हेल्थ में, बायोटेक में इस पे ज़्यादा फोकस होता है। तो उन 4 चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और उसके नोट्स भी मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दिए हैं। ये रहे उसके नोट्स, 14 पेज के नोट्स हैं, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स है, मेरी कोशिश रहती है कि उनको कॉम्पैक्ट फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दिया जाए, बिकॉज बहुत लोग ऐसे हैं कि कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या फिर उनके पास सही गाइडेंस नहीं है और बार बार स्ट्रगल कर रहे हैं प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए। तो जो मेरे नोट्स हैं जिससे मैंने बार बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, आई होप कि उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। चौथा आपका हो गया हेल्थ एंड डिजीजेज। तो जो ये बायो की एनसीईआरटी है, लास्ट के 4 चैप्टर वहाँ पे आपको मिल जाएंगे और बाकी जो आप करंट अफेयर में पढ़ोगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा। एनवायरनमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे कुछ पिक्यूलियर चीज़ें हैं जहाँ पे यूपीएससी का फोकस रहता है, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपको पढ़ना है, कन्वेंशंस पढ़ना है, इंडेक्स पढ़ना है, रिपोर्ट्स पढ़ना है, एक्ट पढ़ना है। देखिए बार बार एक्ट से क्वेश्चन आते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हो गया। तो इन एक्ट को आप अच्छे से पढ़िए, देखिए कि इनके अंदर कौन सी बॉडीज बनी है, देखिए इन एक्ट्स के प्रोविजंस क्या क्या हैं। इसके बाद नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, रामसर साइट, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज, बायोस्फीयर रिजर्व, वेटलैंड, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। 1-2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज को लेके, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन सारे चीजों का पीडीएफ मैंने ऑलरेडी आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया है, तो उसको जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये देखिए आपका लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं और क्वेश्चन आएगा तो आपका इसमें से आराम से बन जाएगा। इसके बाद आपका पॉल्यूशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा पूछता है कि ये गैस कहाँ से निकलती है, ये गैस कहाँ से निकलती है, कूड़ा जलाएंगे तो कौन सी गैस निकलेगी, थर्मल पावर प्लांट से कौन सी गैस निकलेगी। तो ये जो हार्मफुल गैसेज है उनको देख लीजिएगा। और बाकी जो बायोजियो केमिकल साइकिल्स हैं, आपके वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, इन सब चीज़ों को देख लीजिएगा। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में रिवर्स इंपॉर्टेंट है, माउंटेन्स इंपॉर्टेंट है, मैपिंग कर लीजिएगा ज्योग्राफी में, और लेक्स इंपॉर्टेंट है। लेक्स में आप इंडिया के लेक भी देखिएगा और वर्ल्ड के लेक भी देखिएगा। इसके बाद आपका वेजिटेशन इंपॉर्टेंट है, कोरल रिफ्स इंपॉर्टेंट है। वेजिटेशन में आप क्वेश्चन देखोगे ना, आप डायरेक्ट नहीं पूछता है, आपसे एल्टीट्यूड दे देगा या फिर पूछ लेगा कि इस नेशनल पार्क में आपको किस टाइप के वेजिटेशन मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें आप मैप में पढ़ने की कोशिश किया कीजिए, क्योंकि मैप में क्या है, पिक्टोरियल मेमोरी है, चीज़ें आपको याद रहेंगी। पता रहेगा कि पंचमनी यहाँ पे है, पता रहेगा कि नौकरेक यहाँ पे है, तो आप एल्टीट्यूड से, लैटीट्यूड से समझ जाओगे कि वहाँ पे कैसा वेजिटेशन है, और ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ईजिली आप टैकल कर लोगे। इसके बाद बेसिक ज्योग्राफिकल फिनोमिना पे क्वेश्चन आता है। कई बार पूछ लेगा आपसे कि ड्यू का फॉर्मेशन कैसे होता है, अप वेलिंग के बारे में पूछ सकता है, डाउन वेलिंग के बारे में पूछ सकता है। तो ये सब जो बेसिक ज्योग्राफी है उसको देख लीजिएगा। ओशन करंट पढ़ लीजिएगा और मिनरल रिसोर्सेज पढ़ लीजिएगा। पूछता है कि माइनर मिनरल्स कौन से हैं, मेजर मिनरल्स कौन से हैं, गोल्ड रिजर्व कहाँ पे, पेट्रोलियम रिजर्व कहाँ पे है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इकोनॉमिक्स की बात करें तो बजट इकोनॉमिक सर्वे सबसे इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सर्वे में आपसे ट्रेंड पूछता है कि जीडीपी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, लास्ट 5 सालों में करंट अकाउंट डेफिसिट का क्या ट्रेंड रहा है। तो अलग अलग ट्रेंड आते हैं। इस बार भी जब इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो मैं उन ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बैंकिंग फाइनेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जीडीपी को लेकर पूछता है क्वेश्चन आपसे पूछेगा ट्रेजरी बिल क्या होता है, आपसे पूछेगा डेट फाइनेंस क्या होता है, आपसे पूछेगा इक्विटी फाइनेंस क्या होता है। तो ये सब चीज़ें देख लीजिएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 12th क्लास की। गिफिन गुड्स पूछ सकता है आपसे, मार्जिनल यूटिलिटी पूछ सकता है,
12th क्लास की आपको मृणाल सर की एक वीडियो मिलेगी, उसको पढ़ लीजिएगा। 1 घंटे का वीडियो है, उस वीडियो को देखने के बाद आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। प्री पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन इनफ है वो वीडियो। अगला आपको जीडीपी से क्वेश्चन पूछता है, इन्फ्लेशन से पूछता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट से पूछता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, इन सबको देख लीजिएगा। गवर्नमेंट स्कीम्स काफी इंपॉर्टेंट है, और जब भी आप इकोनॉमिक करंट अफेयर पढ़ोगे तो वहां पे गवर्नमेंट स्कीम देख लीजिएगा। स्कीम में आपको 2-3 चीजें देखनी होती हैं। पहला आप ये देखिएगा कि बेसिक आउटलाइन क्या है स्कीम का, स्कीम किसके लिए है, किसको केटर करती है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो ये देखिएगा किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है स्कीम, क्योंकि 2 स्टेटमेंट जनरली आते हैं स्कीम को लेके, और यही दोनों स्टेटमेंट होते हैं। तो दोस्तों आई होप जो बिगनर्स हैं या फिर जिनका प्री बार बार क्वालिफाई नहीं हो रहा है, उनको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके बाद मैं एक वीडियो और लाऊंगा जिसमें आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा कि प्री के क्वेश्चन को कैसे एनालाइज किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे, इसी तरह मैं और भी यस के एग्जांपल लूंगा और आपको बताऊंगा कि आप PYQ को कैसे एनालाइज कर सकते हैं और PYQ का पूरा बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं। धन्यवाद।